सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम के अभ्यर्थियों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हमारा लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आर्थिक सर्वेक्षण हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें जिस जिस योजनाओं के बारे में चर्चा किया है, जिस जनगणना के बारे में चर्चा किया है, या फिर हम यूं कहें कि जितने भी विभाग हैं सभी विभाग के बारे में यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस किया गया है ना। लेकिन क्या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, किसे पढ़ना चाहिए किसे छोड़ना चाहिए, उसी के लिए हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कब जारी हुआ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, फरवरी 2021 में जारी हुआ। अब फरवरी 2021 में जारी हुआ तो ये कब तक काम आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आपका छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का नया डाटा 2022 में नहीं आ जाता तब तक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पहले कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा आपका आर्थिक स्थिति एक समीक्षा पर आधारित रहेगा, ठीक है। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा पर आधारित रहेगा आज का हमारा जो लेक्चर है वो। उसके बाद फिर हम डे बाय डे, चाहे जनसंख्या हो, राज्य आय हो, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऐसे करते करते आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 16 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। 16 अध्याय में विभाजित है। और यहाँ पर पेजेस के बारे में हम बात करें तो ये आपका 368 पेज तक है। तो क्या 368 पेज में सभी के सभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 90 से 95% कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ वहीं पर फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से ज़्यादा संभावनाएं पैदा होती है कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो इस कड़ी में हम पहले अध्याय के बारे में बात करते हैं, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, ठीक है। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। अब यहाँ पर हम क्या क्या चर्चा करेंगे, तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन, मतलब एक नज़र में हम देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में 2019-20 एवं 2020-21 में क्रमशः 4.2 एवं ऋण 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत वैश्विक परिदृश्य से सबसे ज्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है 2020-21 का ही डेटा को आप यूज करें। तो 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी, तो ये है आपका 7.7%। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ, अब ध्यान में यह फिर रख सकते हो कि आपका 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर धनात्मक थी और 2020-21 में ऋणात्मक हो गई। अब कारण आप सभी के सभी जानते हैं कि यहाँ पर पेंडेमिक सिचुएशन आया हमारे देश में, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्री में आया, ठीक है। तो हम कैसे भला अछूता रह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम यदि बात करें आगे तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत वैश्विक परिदृश्य में सबसे ज़्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में शहरीकरण में वृद्धि हुई है, ये छोटी सी बात है बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में
शहरीकरण में वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास, विकेंद्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, शहरीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास एवं विस्तार, उन्नत संचार एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विकास तथा 65% युवा जनसंख्या आदि वे सकारात्मक बिंदु हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 65% डेटा, ध्यान दीजिएगा डेटा, 65% युवा जनसंख्या, ठीक है, कितने प्रतिशत जनसंख्या? 65% युवा जनसंख्या, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ प्रदान करते हैं। और भी यहाँ पर जितने भी दिया गया है, बट यहाँ पर मैं 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बोलूँगा। एक तो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 2020-21 में कितना था, आपको पता होना चाहिए। ये ऋण 7.7 था। ध्यान दीजिएगा, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा आता है, भारत वैश्विक परिदृश्य में सबसे ज़्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है। ठीक है, ये कथन के रूप में दे देगा। उसके बाद फिर आपको बोलेगा कि कौन सा कथन सही है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए तैयार रहें। हमारे देश में शहरीकरण में वृद्धि हुई है, डेफिनेटली शहरीकरण में वृद्धि हुई है जी। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट आता है आपका 65% युवा जनसंख्या वाला देश। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें। छत्तीसगढ़ भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है, जो, अब देखो क्यों विशिष्ट स्थान रखता है, जो वन बाहुल्य, विपुल खनिज संपदा से संपन्न एवं कम जनघनत्व वाला देश है। ठीक है, एवं कम जनघनत्व वाला देश है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2.55 करोड़ जनसंख्या के साथ 16वां बड़ा राज्य है। ठीक है, 16वां बड़ा राज्य है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 16वां बड़ा राज्य है किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये हमारा 9वां स्थान में है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो 9वां स्थान। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद फिर यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में कि जनसंख्या के मामले में छत्तीसगढ़ किस राज्य को पीछे किया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पिछली जनगणना जो हुई थी उसमें और अभी में, वर्तमान में, मतलब 2011 की जनगणना और 2001 की जनगणना, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा को पीछे किया। किसको किया? हरियाणा को पीछे किया। सो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, सो जस्ट कीप इट इन माइंड। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य में सकल लिंगानुपात कितना है? 991। ध्यान दीजिएगा, सकल लिंगानुपात बोल रहा है 991। लेकिन यदि हम उसको और अलग अलग बांट के पढ़ें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ग्रामीण क्षेत्र में कितना है और शहरी क्षेत्र में कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जी 1001 और शहरी क्षेत्र में 956। तो अब ये 1001 क्या है, 956 क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये लिंगानुपात कैसे, किस अनुपात में लिया जाता है? तो ध्यान दीजिए, पुरुष और स्त्री ये दोनों का अनुपात होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात। और 1000 पुरुष जहां पर है वहां पर स्त्री कितना है? ठीक है, तो 1001 ग्रामीण क्षेत्र में है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है। और यदि हम शहरी क्षेत्र के बारे में बात करें तो 956 वहाँ पर लिंगानुपात है, जो भारत संघ में 5वां स्थान को इंगित करता है। तो काफ़ी अच्छा है, भारत के
पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। उसके बाद फिर यदि हम साक्षरता दर के बारे में बात करें तो साक्षरता दर 70.3% है। राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2000 में 77 प्रति हजार थी, जो कि 2018 की स्थिति में 41 हो चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि 2000 में कितनी थी और 2018 में कितनी, तो यहाँ पर यदि हम लेटेस्ट बात करें, ठीक है, त्वरित बात करें, तत्काल की बातें में बात करें तो यहाँ पर 41, ठीक है, 41। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, प्रति हजार, ठीक है, प्रति हजार में कितनी थी, 41। इसी प्रकार जन्म दर, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में कमी हुई, जो देश में सुधरते स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है। सही बात है जी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 1 लाख, देखो यहाँ पर फिर से कंपेयर किया है ना, यहाँ पर फिर से कंपेयर किया है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके, जितना भी स्क्रीन में आ रहा है। 2000 मातृत्व मृत्यु दर 2001 से 2003 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 379 थी, जो कि घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में 113 और 159 हो गया है। ये आपका रिपोर्ट 2016 से 18 के बीच रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें बताया गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है, तो यहाँ पर 113 और 159। 113 कहाँ पर, भारत में, और 159 छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो रहेगा डेफिनेटली इस पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, ओके। तो मातृत्व मृत्यु दर को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक, ऑब्वियसली यहाँ पर हम बहुत सारे लक्ष्य घोषित किए हैं, और उस लक्ष्य पर हम कितने पास हो सकते हैं, कितने करीब जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोशिश हर कंट्री करेगा, हर कंट्री का अलग अलग उसके बाद फिर डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब जाहिर सी बात है कि मृत्यु दर में कमी हो गई तो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है, तभी तो मृत्यु दर में कमी हो रही है, ओके। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कारण राज्य में स्थापित होने से अब तक शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट हुई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि शिशु मृत्यु दर कितनी हुई, 41। अब ये प्रति हजार, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, प्रति हजार। यदि मातृत्व मृत्यु दर के बारे में बात किया तो वो प्रति लाख पर है, ठीक है। तो SDG में यहाँ पर क्या घोषणा किया गया, तो SDG में यहाँ पर शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है, ठीक है, मतलब प्रति हजार 15 रखा गया है। अब यदि उससे और कम हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, सराहनीय काम किए हैं हमारे सरकार ने, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। एक होता है आपका मातृत्व मृत्यु दर वाला, तो मातृत्व मृत्यु दर में SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना रखा गया है, ये 100 से नीचे है ना, मातृत्व मृत्यु दर 100 से नीचे। अब ये आपका प्रति लाख पर है। उसके बाद फिर यदि हम शिशु मृत्यु दर के बारे में बात करें तो ये SDG में कितना रखा गया है, हाँ जी, 15, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर हम सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ आपको।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो ध्यान दीजिएगा, ओके, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है जीडीपी एक छोटा सा चीज होता है जीडीपी। तो ठीक है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है जीडीपी का मतलब, क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पहले मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक और क्या प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर हम उसे छत्तीसगढ़ में उसे हिंदी में कहें सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया। अब ये हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश की यह एक सीमा रेखा हमने निर्धारित कर दी। अब किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, उस देश का जीडीपी या उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चाहे यहाँ पर विदेशी कंपनी हो, ठीक है, चाहे यहाँ पर देसी कंपनी हो, ठीक है जी, चाहे यहाँ पर विदेशी शामिल हो चाहे यहाँ पर देसी शामिल हो, ये सभी की उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। यदि आप इसे नहीं समझे हैं तो एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। यदि मान लीजिए आपके परिवार हैं, ठीक है, आपके परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य रहते हैं। अब कोई मेहमान आ गया, ठीक है, कोई मेहमान आ गया, मान लीजिए एक मेहमान आ गया। अब वह मेहमान आपके यहाँ पर रह रहा है, आपकी जाहिर सी बात है आपकी रिश्तेदारी है तभी तो आप उसे रखेंगे। अब वहाँ पर रह रहा है, आपके घर में कमाई हो रहा है, ठीक है, आपके घर में कमाई आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसका भी कमाई इंक्लूड होगा, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आपके घर में कितना पैसा टोटल आ रहा है, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, जीडीपी कहलाएंगे, उस परिवार का जीडीपी होगा। ठीक है, भले ही वो मेहमान है तो क्या हुआ, लेकिन उस घर में तो पैसे आ रहे हैं। सो यही कॉन्सेप्ट आपका इससे रिलेटेड है। सो आई होप आइडिया इज क्लियर समहाउ। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। सही बात है जी, आर्थिक प्रगति को व्यक्त करेगा। ओके, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं स्थिर भाव और चालू मूल्य या फिर स्थिर मूल्य और चालू मूल्य या फिर स्थिर लागत या फिर चालू लागत, ये सभी के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है। वो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 4 से 5 मिनट करीब का, तो आप जाइए उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो बेटर अंडरस्टैंड के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद फिर आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि आपको आर्थिक सर्वेक्षण में स्थिर भाव और चालू मूल्य ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, ठीक है, इसको मैं अलग से एक कॉलम बना के रिप्रेजेंट डेफिनेटली करूँगा। ठीक है, वो लास्ट में समरी मैं डेफिनेटली निकालूंगा कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल देखते हैं। तो स्थिर भाव पर ध्यान दीजिएगा, स्थिर भाव पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट कीप इट इन माइंड। ठीक है, किस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थिर भाव पर। आप यदि सीजी व्यापम या फिर सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, या फिर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालिए, वहाँ पर देखिए। तो जितने भी आपके बजट से क्वेश्चन आए हैं, जितने भी आपके इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आए हैं, तो आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करके डाटा को
रिप्रेजेंट कर लीजिए, वो एक प्रकार का नोट होगा आपका। ठीक है, तो स्थिर भाव पर यहाँ पर वृद्धि कितनी कितनी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना कि 2020-21 में वृद्धि कितनी हुई, मतलब लेटेस्ट वृद्धि कितनी हुई भाई 2020-21 में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका ये ऋण 1.77। अब डेटा कौन सा हमें याद करना है, तो डेटा हमें ऋण 1.77। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई, ऋण 1.77। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक और देखने को मिल सकता है कि 2012-13 से लेकर 2020-21 तक में औसत वृद्धि कितनी हुई है। तो ये आपको दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। ठीक बात, उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। यदि हम इसको ध्यान से देखें, क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि जब स्थिर भाव कितना 2011-12 में हम देख रहे हैं, तो 2012-13 से लेकर 2019-20 में क्या क्या हुआ देखिए, पहले 5 था, उसके बाद फिर 10 हुआ, उसके बाद फिर 1.77, 2.5। तो यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए। एक तो करंट आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि वर्ष 2020-21 में कितनी थी, तो ऋण 1.77 एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता है कि 2012-13 से लेकर 2020-21 तक छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि कितनी हुई, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है 5.09। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस वर्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो यहाँ पर आप देख लेना क्या कब थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.13। अब 12.13 कौन से वर्ष का है, तो ये हो जाएगा आपका 12-13 का, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17। ठीक है, तो ये आपका 2016-17 का वृद्धि दर है, कितना 12.13। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यूनतम कब थी, तो न्यूनतम आपका लेटेस्ट है 2020-21 में। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझ के पढ़िए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जब हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद या फिर सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात करते हैं तो तीन चीज काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को, है ना, कृषि से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यदि हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये आपका उद्योग वाला क्षेत्र हो जाता है। यदि हम तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये आपका सेवा का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है वर्ष 2020-21। ओके, वर्ष 2020-21 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 17.64% एवं उद्योग की भागीदारी 46.43। ठीक है, और इसी अवधि में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, तो ये आपका 35.94% रहने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये अनुमानित है। ओके, तो क्या मैंने बोला 2020-21 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 17.64, उद्योग क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो 46.43, और सेवा क्षेत्र की भागीदारी 35.94% है।
अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है सर? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जी आपका ये तीनों का तीनों डाटा। ठीक, कृषि क्षेत्र में भागीदारी, हाँ यहाँ पर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया। ओके, तो आज अभी के लेक्चर में, या फिर हम यूँ बोलें कि अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में डिटेल से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, ताकि हम अपने सीरीज़ को और भी अधिक शानदार, महत्वपूर्ण और हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो क्या है, आप लोग जैसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, यह वीडियो फ्री में ही जा रहा है आप लोगों तक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।